दोस्तों नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। मैंने कल जो टॉपिक अपना चला था उसमें पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसमें बाजार में किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, ये अपन ने चर्चा की थी। मैं ब्रीफ में एक बार कर दूंगा वो बताते हुए आपको 2 मिनट बताते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अपन ने कल बात की थी कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें बाजार में किसी वस्तु के असंख्य क्रेता होंगे, असंख्य विक्रेता होंगे, बाजार में वस्तु समरूप होगी, बाजार का क्रेता विक्रेता को पूर्ण ज्ञान होगा, फर्में हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती हैं, स्वतंत्र रूप से बहिर्गमन कर सकती हैं, वस्तु की बाजार में एक कीमत होगी। ये सब बातें कल अपन ने इसकी विशेषता और अर्थ के बारे में बात की थी। तो पूर्ण प्रतियोगिता में अब बात आती है कि मूल्य और उत्पादन निर्धारण कैसे होता है। इसलिए आज दूसरे के बाद हम बात करते हैं फर्म क्या है, उद्योग क्या है। फर्म किसे कहेंगे, सबसे पहले बात आती है। तो फर्म क्या है, जो भी कोई यूनिट जहां उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है या निर्माण होता है वो एक इकाई होती है। और ऐसी ही एक या एक से अधिक इकाइयां, उत्पादन इकाइयां जो किसी एक स्वामित्व में, ध्यान दीजिए यहाँ, किसी एक स्वामित्व में उत्पादन में कार्यरत एक या एक से अधिक इकाइयों को हम फर्म का नाम देंगे। फर्म, कोई फर्म है जैसे रामलाल एंड कंपनी, ये फर्म है। श्यामलाल एंड ब्रदर्स, ये एक फर्म हो गई। यानी इस फर्म के अंतर्गत एक इकाई भी हो सकती है उत्पादन के काम में लगी हुई, एक से अधिक इकाई भी हो सकती है, वो भी इसमें एक फर्म के अंदर आ सकती है, उसे हम कहेंगे फर्म। और फर्म जब सारी फर्में, उस वस्तु से संबंधित सारी फर्में एक साथ मिल जाएंगी तो उसे हम कहेंगे उद्योग। जैसे मैं कपड़ा उद्योग की बात कर रहा हूं, तो कपड़ा उद्योग में रिलायंस जो ग्रेसिम एक इंडस्ट्री है, ग्रेसिम के अलग अलग शोरूमों सारी फर्में मिलकर के, सारी जो इकाइयां हैं मिलकर के एक फर्म बनी है। ऐसे ही रेमंड्स एक नाम है, तो रेमंड्स के जो छोटे कई फर्में, कई जो इकाइयां हैं वो मिलकर के एक फर्म बन जाएगी। तो ऐसे ही अलग अलग जो रेमंड्स और ये भिलवाड़ा उद्योग, ये जो सब मिलकर के सारे जब कपड़े की सारी इकाइयां एक साथ मिल जाएंगी तो हम उसे कपड़ा उद्योग कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्म तो एक ही स्वामित्व में कार्यरत एक या एक से अधिक इकाइयां होंगी, और जब सब प्रकार की फर्में मिलकर के एक साथ चली होती तो उसे हम उद्योग कहेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण, देखिए मूल्य का निर्धारण अर्थशास्त्र में एक ही तरह से होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर। तो मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर जब मूल्य का निर्धारण होगा तो पूर्ण प्रतियोगिता में भी मूल्य निर्धारण इसी प्रकार से होगा। लेकिन यहाँ मूल्य निर्धारण का काम उद्योग करता है, उद्योग के लिए वस्तु के मूल्य का निर्धारण होगा और उस मूल्य निर्धारण को फर्में है वो अडॉप्ट कर लेंगे, फर्में उस मूल्य को अडॉप्ट कर लेंगे। कैसे होगा, जिसकी डायग्राम आपको यहाँ बता रहा हूँ मैं। कल मैंने आपको बताया था मूल्य निर्धारण कैसे होता है। वाई, ये सप्लाई रेखा है, ये मांग रेखा है। हमने कल बात की थी यहाँ इकाइयां आती हैं और यहाँ मूल्य आता है। हमने कल बात की थी कि फर्म की बात कर रहे हैं। मूल्य निर्धारण क्या होता है, जहां मांग एवं पूर्ति दोनों आपस में स्पर्श करते हैं, दोनों आपस में काटते हैं, वहां उस फर्म का मूल्य निर्धारण होगा, उस मूल्य पर ही वस्तुएं बेची जाती है। यहां मैं आपको ये कहूं कि फर्म का मूल्य निर्धारण इस एन बिंदु पे हुआ, मान लीजिए एन बिंदु पे हुआ, तो इसका मतलब इस एन बिंदु पे इस पी वस्तु की कीमत हो गई और इसकी क्यू क्वांटिटी हो गई, यानी क्वांटिटी क्यू क्वांटिटी बिकेगी, पी मूल्य पे बिकेगी। मान लीजिए इसी सप्लाई में अगर मांग बढ़ जाती है तो हमारा नया मांगों के लिए बढ़ जाएगा D1। तो अब ये नया सामने बिंदु N1 हो गया, इस N1 बिंदु पे वस्तु की कीमत P1 हो गई, ये P1 हो जाएगी। अब आपके सामने है
कि जब मांग और सप्लाई वक्र यहाँ n बिंदु पे काटते हैं तो मूल्य P हो गया, n1 बिंदु पे काटते हैं तो मूल्य P1 हो गया। ये मांग और सप्लाई के आधार पर मूल्य निर्धारित करने का काम उद्योग करेंगे। उद्योग में मूल्य निर्धारण काम होगा और फर्म इस मूल्य को अडॉप्ट कर लेंगे। तो इसके हिसाब से आप देखिए यहाँ ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये यहाँ क्वांटिटी, इसी मूल्य को फर्म अडॉप्ट कर लेंगे, ये फर्म का मूल्य हो जाएगा। तो इस हिसाब से फर्म का मूल्य है ये उद्योग के द्वारा डिसाइड किया गया मूल्य होगा। यहाँ हम कह नहीं सकते हैं एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू 1 बराबर मार्जिनल रेवेन्यू 1, ये हम इसके हिसाब से कह सकते हैं। और ये फर्म का मूल्य निर्धारण हो जाएगा, यानी इस मूल्य पर फर्म अपने माल को बेचना का काम प्रारंभ कर देंगे। तो ये फर्म और उद्योग में मूल्य निर्धारण कैसे होगा? अब फर्म का सामने काम होगा। फर्म के सामने के लिए मैं बता दूं, सामने का मतलब ये होता है कि वह अवस्था जिस पर एक विक्रेता अनुकूलतम बिंदु पर, यानी ऐसे बिंदु पर अपनी वस्तु बेचने के लिए तैयार हो जाए, ग्राहक खरीदने के लिए तैयार हो जाए, जिसपे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता हो, वह अपना अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है, वह मूल्य उसके लिए अनुकूलतम मूल्य होगा। तो इसकी दो विधियां दे रखी है, कुल आगमन और कुल लागत विधि और सीमांत आगमन और सीमांत लागत विधि। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं कुल आगमन और कुल लागत विधि। तो मैंने पहले आपसे ये बात डिस्कशन किया था कि टोटल कॉस्ट में दो चीजें शामिल होती हैं। टोटल कॉस्ट बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, यानी परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत। स्थिर लागत कौन सी है? स्थिर लागत वह लागत है जो जिनका उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, आपको निश्चित रूप से उद्योग पर लगानी पड़ेगी, भले उत्पादन 0 हो, भले उत्पादन 100 इकाइयाँ हो, भले उत्पादन 1000 इकाइयाँ हो, आपको फिक्स कॉस्ट करनी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे उद्योग के भवन का किराया है, आपने जो परमानेंट कर्मचारी रखे हैं उसका उनका वेतन है, आपके बिजली का पानी का जो बिल है उसको भुगतान करना है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? वह लागतें जो उत्पादन के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है, यानी उत्पादन करोगे तो लागतें हो जाएंगी, उत्पादन नहीं करोगे तो लागतें नहीं होंगी, उसे हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों मिलकर के टोटल कॉस्ट बनती है। इस विधि का नाम है कुल आगम एवं कुल लागत विधि। तो कुल आगम और कुल लागत विधि का मतलब हुआ, इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखिए कैसे बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल हमारे पास कितनी तो आएगा पैसा, रेवेन्यू आएगी, और टोटल हमारा कितना खर्चा लग रहा है, और टोटल आगम और टोटल लागत में ऐसा कौन सा बिंदु आएगा उत्पादन का कि जहां हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होता हुआ, उस बिंदु पर हम हमारा उत्पादन जारी रखेंगे और उस बिंदु पर ही उत्पादन जारी रखते हुए हम हमारे माल को बेच देंगे, जिससे फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखिए प्रोसेस को। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस, ठीक है। एक तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं आगम, कुल आगम और कुल लागत। लागत दोनों बोलेंगे, लागत को हम शुरू कहां से करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट और दोनों चीजें इसमें फिक्स कॉस्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि फिक्स कॉस्ट है, मान लीजिए यहाँ फिक्स कॉस्ट यहाँ कोई भी एक पॉइंट बना दीजिए जो हमें न्यूनतम खर्चा हमें करना पड़ता है, उसे हम फिक्स कॉस्ट कहेंगे। और रेवेन्यू अगर 0 उत्पादन है तो रेवेन्यू 0 है, 1 इकाई करेंगे तो 0 से उत्पादन रेवेन्यू हमारा 0 होगा। तो लागत में हम क्या कहेंगे? लागत हमारी जो है वो फिक्स कॉस्ट से शुरू होकर के और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। फिक्स कॉस्ट से मान लीजिए हमारी लागत शुरू होती है, जैसे जैसे हम उत्पादन में ऊपर बढ़ेंगे हमारी लागत धीरे 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 बढ़ती जाएगी और एक बिंदु पर आते ही वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये हमारी हो गई टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या कहेंगे? टोटल रेवेन्यू 0 से शुरू होगा और ये टोटल रेवेन्यू। अब आप इसको थोड़ा सा यूं समझिए, अगर उत्पादन बिल्कुल नहीं होगा तो टोटल रेवेन्यू 0 होगा। उत्पादन की 1 इकाई मिलेगी तो 1 इकाई बेचेंगे, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 100, 200, 500, 1000, 2000 इकाइयां बेचेंगे। तो 0 से शुरू होकर के हम सीधे स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य फिक्स होता है,
एक इकाई में मान लीजिए 5 रुपए में बेचते हैं तो 2 इकाई 10 रुपए बेच देंगे, 100 इकाई 500 रुपए में बेच देंगे। तो ये हमारी टोटल रेवेन्यू रेखा है, ये सीधी रेखा हो जाएगी। फिर टोटल कॉस्ट रेखा है वो फिक्स कॉस्ट के पॉइंट से शुरू होगी, जीरो से शुरू नहीं होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तक तो हम चुकाना ही पड़ेगा चाहे उत्पादन हो या नहीं। तो यहाँ से शुरू होकर के प्रारंभिक ये लागत धीरे धीरे बढ़ेगी और एक अनुकूलतम बिंदु पर आते आते ये लागत प्रति इकाई लागत कम हो जाएगी और फिर एक अनुकूलतम बिंदु से ऊपर जाने के बाद में प्रति इकाई लागत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि 2 पॉइंट आए, ये दोनों बिंदु यहाँ स्पर्श कर रहे हैं और यहाँ स्पर्श कर रहे हैं। इन दोनों बिंदु का मैं नाम दे रहा हूं N और N1। N बिंदु से पहले हमारी आय कम है, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू रेखा है, आय हमारी कम है, ये हानि है, हानि का पॉइंट है और ये भी हानि का पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है N और N1 के बीच में बिंदु है, यहां हम लाभ में आ रहे हैं। लाभ में आ रहे हैं तो प्रारंभ में लाभ हमारा कम है, धीरे धीरे कम हो रहा है, एक बिंदु पर जाकर के लाभ हमारा अधिकतम हो रहा है। ये बिंदु है, यहाँ हमारा अधिकतम लाभ हो रहा है। तो इस अधिकतम लाभ का मतलब होगा अगर हम Q मात्रा का उत्पादन करेंगे तो फर्म अधिकतम लाभ कमाते हुए होगी और इसके बाद यदि हमारा लाभ हमारा उत्पादन और बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हमारा लाभ कम होता चला जाएगा और N1 बिंदु पर आकर के प्रॉफिट है वो वापस शून्य हो जाएगा और उससे ज्यादा उत्पादन करेंगे तो वापस आपके हानि की स्थिति में प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका मतलब कुल आगमन कुल लागत विधि क्या कहनी है कि आपको अपना उत्पादन Q पॉइंट पे रखना चाहिए जिससे फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो ये डायग्राम है कुल आगमन और कुल लागत विधि का है। दूसरा डायग्राम है सीमांत आगमन और सीमांत लागत विधि। सीमांत आगमन मतलब होगा मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए ध्यान दीजिए, इसको एक में लिख रहा हूं एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज रेवेन्यू, 2 मत है, इनको आप थोड़ा सा समझिए। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू फर्म को सामने का निर्धारण करने के लिए जरूरी होते हैं। इसकी 2 विधियां आएंगी, 2 शर्तें हैं, 2 मान्यताएं हैं वो पूरी होंगी। फर्म का सामने कहाँ होगा जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेखा दोनों आपस में स्पर्श करती हो। नंबर 1 मैं फिर डायग्राम बना रहा हूं उसका, 2 नंबर सीमांत आगमन सीमांत लागत विधि का। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी। पूर्ण प्रतियोगिता में जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR बराबर होते हैं, ये AR MR है। अब हम यहाँ मार्जिनल कॉस्ट रेखा खींचेंगे, ध्यान दीजिए, ये मार्जिनल रेवेन्यू और ये एवरेज रेवेन्यू की रेखा है। हम अब इसकी ये दोनों रेवेन्यू है, ये दोनों आगम है। अब हम लागत के आधार पर इसका आगे डिसाइड करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट रेखा जब फर्म को MR को मार्जिनल कॉस्ट रेखा मार्जिनल रेवेन्यू रेखा को स्पर्श करेगी, वहां फर्म का सामने होगा मार्जिनल कॉस्ट रेखा का डायग्राम ये बनता है। मार्जिनल कॉस्ट, जहां मार्जिनल कॉस्ट रेखा का डायग्राम बनता है और दोनों स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श के 2 बिंदु हैं। फिर बता रहा हूं N बिंदु और N1 बिंदु, 2 जगह स्पर्श करना है। पहला जो मान्यता है वो है फर्म सामने की अवस्था में सीमांत आगमन और सीमांत लागत विधि में एक फर्म सामने की अवस्था में तब होती है जब मार्जिनल कॉस्ट रेखा मार्जिनल रेवेन्यू रेखा को स्पर्श करती हुई होगी। स्पर्श कहाँ कर रही है? N बिंदु पे भी कर रही है और N1 बिंदु पे भी कर रही है। अब आइए पॉइंट नंबर 2 जो मान्यता उसमें फर्म का सामने उस जगह होगा जहां मार्जिनल कॉस्ट रेखा मार्जिनल सीमांत रेखा को नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए स्पर्श करती हो। तो मार्जिनल कॉस्ट रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए स्पर्श कहाँ कर रही है? यहाँ N1 बिंदु पे कर रही है। तो यहाँ फर्म का सामने होगा, फिर इसको N1 सामने पर Q उत्पादन होगा। यानी जब एक फर्म Q उत्पादन करेगी, N1 सामने बिंदु होगा, तो अधिकतम लाभ प्राप्त करते हुए होगी। ये हमें इस माध्यम से देखना पड़ेगा। तो ये आपके फर्म के सामने की 2 विधियां मैंने आपको बताई, कुल आगम और कुल लागत विधि, सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। इन दोनों में मैंने डायग्राम बनाए। कुल आगम में देखिए, ध्यान दीजिए, कुल आगम आपकी है वो 0 से शुरू होकर के जितनी इकाई आप बेचोगे वहां तक चली जाएगी। कुल लागत विधि है वो फिक्स कॉस्ट जो भी आपको मिनिमम चुकाना पड़ेगा, चाहे उत्पादन हो या नहीं हो, वहां
वहां से शुरू होकर के जैसे जैसे आपकी लागत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके पास ले जाएंगे। ये आपके सामने डायग्राम बन गया। फिर सीमांत लागत और सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू। अब मैं आपको एक फिर और यहाँ बता रहा हूँ जो आगे आपके सामने आएगी। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू विधि है, ये फर्म का सामने निर्धारित करने के लिए काम आएगी। नंबर 1, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू विधि फर्म का सामने निर्धारण करने के लिए काम आएगी। जबकि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू के जो पॉइंट्स हैं वो आपको लाभ, हानि या नो प्रॉफिट नो लॉस की अवस्था बताने के काम आएंगे। अभी आगे जब आगे तब सामने आ जाएगा। तो ये हमने पहले सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि पढ़ी है जो आपके सामने अवस्था को दर्शा रहा है। अब हम आते हैं अल्पकालीन फर्म का समय। अल्पकालीन अवधि इतनी छोटी अवधि होती है जिसमें उत्पादन के मूल साधनों में अमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ साधनों में परिवर्तन हो सकता है, कुछ साधन स्थिर प्रकृति के रहते हैं। ऐसी अवस्था में फर्म में सामने की अवस्था क्या होगी, यानी हमारे उत्पादन को बढ़ाने की सीमाएं हैं। हम उत्पादन को कम या ज्यादा करने की हमारी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। हम एक अवस्था से ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, उससे ज्यादा कम भी नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में फर्म क्या करेगी? तो अल्पकाल में फर्म के सामने जो 3 अवस्थाएं आती हैं, या तो मैं यहां लिख रहा हूं, एक तो है लाभ की अवस्था, दूसरी है हानि की अवस्था और तीसरी है नए लाभ और नए हानि की अवस्था। 3 अवस्थाएं होंगी। कैसे होंगी मैं आपको ये बता रहा हूं, थोड़ा सा उसको समझिए आप। पहली अवस्था है लाभ की अवस्था, दूसरी अवस्था है हानि की अवस्था, तीसरी अवस्था है नो प्रॉफिट नो लॉस की अवस्था। यानी फिर मैं एक बात थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड ले लेता हूं। जब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो मैंने विशेषताएं आपको बताई, आपने पढ़ी है कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, बहिर्गमन, एक मूल्य, क्रेता विक्रेता को सभी बातों का ज्ञान, बाजार में प्रतिस्पर्धा कड़ी। ऐसी अवस्था में यदि कोई फर्म अधिक लाभ कमाती हुई होगी तो निश्चित रूप से बाजार में और नई फर्में प्रवेश करेंगी और उनका अधिक लाभ धीरे धीरे नॉर्मल प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसका दूसरा सामान्य लाभ कह सकते हैं, उस अवस्था में आ जाएगी। जबकि दूसरा अगर हानि की अवस्था में होगी तो भी एक फर्म लंबे समय तक अपना काम नहीं कर पाएगी। एक लंबे समय तक काम नहीं करने के कारण वापस उसको नो प्रॉफिट नो लॉस की अवस्था में आ जाएगी। और सामान्यतः एक फर्म है वो हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस यानी सामान्य लाभ कमाते हुए अपना व्यापार प्रारंभ रखेगी। ये 3 अवस्थाएं होंगी। अब 3 अवस्थाओं में डायग्राम बना रहा हूं, उसके आधार पर आप समझिए इस बात को थोड़ा सा। देखिए मैं बना रहा हूं पहले लाभ की अवस्था। ये डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा इसको आप समझिए। एक्स वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी, ये सीधी रेखा AR MR और फर्म का सामने कहाँ होगा? ये फर्म का सामने होगा मार्जिनल कॉस्ट, ये सामने अवस्था होगी। अब देखिए आप थोड़ा सा इसको समझिए। यहाँ एन बिंदु पे फर्म का सामने है। अब हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा इसमें आगे कि हम प्रॉफिट को कैसे दिखाएं और लॉस को कैसे दिखाएं, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मैंने अभी जैसे आपको यहां बताया था, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू रेखा है, वो आपको लाभ, हानि और सामान्य लाभ की अवस्था को दर्शाती हुई होगी। ये देखिए यहाँ एवरेज रेवेन्यू रेखा ये है, मार्जिनल रेवेन्यू रेखा ये है, मार्जिनल कॉस्ट रेखा ये है। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू रेखा ने आपका सामने निर्धारित कर दिया। अब क्या चाहिए? हमें प्रॉफिट और लॉस दिखाना है तो हमें उसके लिए एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू रेखा चाहिए। एवरेज रेवेन्यू रेखा हमारे सामने यहाँ विद्यमान है, तो एवरेज कॉस्ट रेखा हमें देखनी है। मैं आपको लाभ की अवस्था दिखाना चाह रहा हूँ, तो देखिए लाभ की अवस्था क्या होगी। मैं एवरेज कॉस्ट रेखा खींच रहा हूँ, ये एवरेज कॉस्ट रेखा है। एवरेज कॉस्ट रेखा का मतलब क्या होगा कि इस बिंदु पर जहां मार्जिनल कॉस्ट रेखा और मार्जिनल रेवेन्यू रेखा दोनों स्पर्श कर रही थी, जो हमारा सामने बिंदु है, इस बिंदु पे क्वांटिटी की तरफ हम लंब डालेंगे, Q उत्पादन होगा। इस लंब पे कॉस्ट हमारी क्या आ रही है? N1। देखिए ये स्पर्श कर रहा है, तो ये हमारी लागत हो गई। इसको अपन इधर भेजते हैं लाइन को। P0 हमारी लागत है, ये हमारी आगम है
पी हमारे आगम है। देखिए आप समझिए, एवरेज कोस्ट रेखा जहां सामने बिंदु से लंब हम क्वांटिटी को डालते हैं, इस रेखा को स्पर्श करते हुए जब हमारी एवरेज कोस्ट रेखा जाती है तो इस एवरेज कोस्ट रेखा और एवरेज रेवेन्यू रेखा के बीच का बिंदु जो है ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है। अब यदि मैं आपको इसको दोबारा दिखते एक डायग्राम और बनाता हूँ इसी समकालीन, आपको उसमें थोड़ा पता लगेगा। देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम को, इसमें मैं हानि दिखाऊंगा, एक में नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाऊंगा। ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ, जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये AR MR और ये मार्जिन कॉस्ट, ये सामने आ जाता है। ठीक है, अब आप समझिए हमें लाभ दिखाना था, इसलिए हमने लागत कम दिखाई, लागत को रेवेन्यू से नीचा दिखाया, इसलिए लाभ आया। अब हमें यदि हानि दिखानी हो तो निसंदेह हानि कब होगी, जब लागत ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो, उस अवस्था में हमारा हानि होगी। तो ये हमारा रेवेन्यू है और इस रेवेन्यू पे हमें लाभ दिखाना है, हानि दिखानी है। तो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट रेखा को मैं यहां एवरेज कॉस्ट रेखा को मैं इस बिंदु से, इस रेवेन्यू के बिंदु से ऊपर से खींचूंगा। अब जो Q बिंदु है सामने बिंदु, इस बिंदु से हमने नीचे जो खींचा तो ये क्वांटिटी होगी, इसको अपन ऊपर की ओर खींच देंगे जो एवरेज कॉस्ट को टच करती हुई हो, तो एवरेज कॉस्ट का ये बिंदु आ गया N1। अब आप देखिए यहां क्या इसका अवस्था आपकी PN, ये तो है हमारी एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू P और N हमारी एवरेज रेवेन्यू है, आगम है, औसत आगम है। और P1 ये हमारी है एवरेज कोस्ट, औसत लागत, लागत 0 P1, आगम 0 P। आगम क्या हुई आपकी, आगम है 0 P N Q, ये तो आपकी है आगम। लागत है 0 P1 और N1 Q। अब आपके सामने ये आपकी आगम, ये आपकी लागत, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हानि है, सिंपल हो गया, ये हानि है। आपको लाभ और हानि डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए केवल आपकी एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को ही काम में लेना है। एवरेज रेवेन्यू एन बिंदु पे सामने बिंदु को स्पर्श कर रहा है, इस सामने बिंदु से अगर ऊपर रेखा खींचेंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ज्यादा हो रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ हमें हानि हो रही है। नो प्रॉफिट नो लॉस की अवस्था क्या होगी वो देखिए, फिर मैं डायग्राम बना रहा हूँ वैसे 0 एक्स वाई प्राइस क्वांटिटी, ये एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारा सामने का बिंदु है मार्जिनल कॉस्ट। अब हमें सामने कहा हुआ एन बिंदु के सामने हो गया, एन बिंदु से देखिए रेखा खींचेंगे, क्यू बिंदु हमारी क्वांटिटी उत्पादन हो गया। हमें नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाना है, इसका मतलब एक हमारी एवरेज कॉस्ट रेखा इस प्रकार से खींची जाए कि वो एवरेज रेवेन्यू रेखा के बराबर होती हो। तो ये हम एक रेखा खींच देते हैं एवरेज कॉस्ट। अभी इसी बिंदु के सामने है, तो इसी बिंदु पे आपका एवरेज रेवेन्यू है, इसी बिंदु पे आपका एवरेज कॉस्ट है, यानी औसत लागत और औसत रेवेन्यू दोनों इसी बिंदु पे है, ये P बिंदु है। अब आपकी आगम OP है और लागत भी OP है, ये आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का बिंदु मिलेगा। इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर में मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण होगा। तो ये चीज हम इसको आपको करा सकते हैं। इसी का के साथ इस टॉपिक को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।